मैं डॉक्टर सुमन सिंह, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में सहाचार्य आप लोगों के सामने फिर से कल के टॉपिक को पूरा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। आपको मैंने कल मानवीय भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों के साथ संबंध बताया था, जिसमें हमने भूगर्भ विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मतलब जितने भी प्राकृतिक विज्ञान हैं उनके साथ हमने बात की थी। एक डायग्राम भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के साथ मानव भूगोल की बारे में बताया था। अब हम आज बात करते हैं कि मानवीय भूगोल का सामाजिक विज्ञानों में किस तरह से सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की। तो मनुष्य का जो जीवन है उसके बारे में शुरुआत से लेकर अब तक जितनी भी बात हम करते हैं वो इतिहास पर आधारित है, शोध पर आधारित है कि इतिहास में मनुष्य का जीवन कैसा था, मनुष्य का उद्भव कहाँ से हुआ। तो इतिहास और भूगोल का बहुत निकट का संबंध है। यानी हम देखें तो विश्व की सभ्यता का इतिहास जो है वो ज़्यादातर नदी की घाटियों में है। यानी हम विश्व का संपूर्ण इतिहास जो देखें तो प्राकृतिक क्रियाओं से ही निर्भर है, क्योंकि सारे नदी घाटी पर क्यों बसे? क्योंकि वहाँ पर उनको जीवन जीने के लिए बेहतर सुविधाएं मिली, कृषि उत्पादन मिला, जल संसाधन मिला, मिट्टी उपजाऊ मिली। तो मानव का जो इतिहास है, चाहे वो सिंधु नदी घाटी सभ्यता हो, नील नदी घाटी सभ्यता हो, आपकी जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई, दजला फरात की है आपका, ये जो सभ्यताएं हैं ये विकसित हुई नदियों के किनारों पर। और क्यों हुई? क्योंकि वहाँ उपजाऊ मृदा, उत्पादन, जल संसाधन और बसाव योग्य जलवायु दशाएं वहाँ पर मिली। और चूँकि नदियों की घाटियों का जो बसाव है मनुष्य का, वो भी वहाँ उपजाऊ और मैदानी भाग में है। जैसे आप देखेंगे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी पार्ट है, उत्तर भारत का मैदान, वो विश्व के सघनतम जनसंख्या क्षेत्रों में आता है। और वहाँ क्यों है इतनी जनसंख्या? उसका कारण नदियों का जो प्रवाह है और उनके कारण से जो वहाँ औद्योगिक विकास और कृषि विकास हुआ है, उसके कारण ही वहाँ पर मानव सबसे ज़्यादा बसा है। तो ये मनुष्य का जो इतिहास के साथ संबंध है वो इस तरह से भी है कि ऐतिहासिक भूगोल को यदि हम पढ़ें तो उसमें मानव के उद्भव से लेकर मानव के विकास तक की बात हम पढ़ते हैं। और इस प्रकार जब भी कोई शोध हमारा होता है तो वो इतिहास के तथ्यों पर आधारित होता है। क्योंकि जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करने के लिए वहाँ उस स्थान पे जाते हैं तो पहले वहाँ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि वहाँ पर जो हज़ारों साल पहले की क्या स्थिति थी और आज वहाँ पर कितना परिवर्तन आ चुका है। तो मानव और इतिहास का बहुत गहरा संबंध रहा है। उसके बाद मानव भूगोल एवं राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में सबसे पहले तो बच्चों, हर एक प्रदेश की सीमाएं जो हैं वो राजनीतिक आधार पर ही तय हुई हैं, वो पहले से तय नहीं थी। सारे मनुष्य ने ही अपने अपने एरिया डिसाइड किए और एक बाउंड्री बनाई, चाहे वो फिर अंतर्राज्यीय सीमाएं हों, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हों, अंतर जिले की सीमाएं हों। सब अपने अपने हिसाब से उस एरिया के अधिकारियों ने, वहाँ के रहने वाले लोगों ने, उन सब ने मिलकर वो जो सीमाएं हैं वो खींची हैं। उसके बाद जो शासन व्यवस्था है उसी पर ये सारा चलता है। तो राजनीति विज्ञान में राज्यों का विकास, शासन प्रणालियाँ, शासन तंत्रों का अध्ययन, ये सब किया जाता है। और भूगोल में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत, यानी राजनीतिक भूगोल भी एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम ये सारा
पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर भौगोलिक तथ्यों को पढ़ते हैं। वहाँ की राजनीति किस प्रकार की है और भौगोलिक तथ्य उसको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। इसके अलावा जैसे सोवियत संघ पहले एक शक्ति हुआ करता था, विश्व की दो ही शक्तियाँ, एक अमेरिका संघ मान लीजिए, अमेरिका के यूएसए, और एक यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। उसका विघटन हुआ, सारी शासन व्यवस्थाएं बदल गईं। आज यूएसएसआर एक सेकंड शक्ति के रूप में न होकर अलग अलग टुकड़ों के रूप में बटा हुआ दिखाई देता है। फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ। आज यदि हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें और भूगोल की जो विषय वस्तु में ये शामिल किया गया, उसका कारण राजनीतिक सीमाओं का अध्ययन भौगोलिक तथ्यों के आधार पर। तो जितनी भी राजनीतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और राजनीतिक भूगोल सीमाओं के कारण क्षेत्र के सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण विज्ञान है, इसलिए मानव भूगोल का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और इसका मानव भूगोल के साथ एक गहरा संबंध है। उसके बाद समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हमारे आचार विचार, रहन सहन, सामाजिक संगठन, धर्म, ये सारा आता है। कि समाजशास्त्र के अंतर्गत विश्व में जैसे मनुष्यों का सबसे पहले तो समुदाय पहले आदि मानव जो रहते थे वो कबीलों में रहते थे। फिर कबीले बढ़ते चले गए, जब कबीलों में आपस में संघर्ष होने लगे तो वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनका जाना शुरू हुआ और उसके पश्चात उन लोगों ने अपने अपने एरियाज़ बसाने शुरू कर दिए। फिर उनका जीवन कैसा रहेगा, तो जीवन आपके वहाँ जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ की जलवायु दशाएं कैसी हैं, वहाँ का आपके लिए आर्थिक आधार पर कितना विकास वहाँ पर आपने किया है, उस पर निर्भर करेगा। आचार और व्यवहार भी प्रत्येक क्षेत्र में आपको बदला हुआ, भाषा बदली हुई, वस्त्र पहनने का तरीका बदला हुआ। सामाजिक संगठनों में भी आप देखिए कि जैसे भारत है वो एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है और सभी धर्म के लोग आपस में एक दूसरे के त्योहार सब सेलिब्रेट करते हैं, मिलते हैं। जबकि हम चाइना को देखें तो वहाँ साम्राज्यवाद है, वहाँ का जो सिस्टम है वो डिक्टेटरशिप की तरह है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसके डिसीज़न पब्लिक को मानने ही पड़ते हैं। जबकि हमारे यहाँ विरोध करने का पूरा अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से मिला हुआ है। तो इन चीज़ों का आप देखेंगे कि समाजशास्त्र में आपने पढ़ा कि मानव जो सामाजिक संगठन बनाता है, मानव का जो जीवन स्तर है वो वहाँ की सुविधाओं पर निर्भर करता है और सामाजिक व्यवस्थाएं जैसे समाज, धर्म, भाषा, ये सब सोशल सिस्टम के जो पार्ट हैं ये सब भी आपके सामाजिक भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो भूगोल और समाजशास्त्र का बहुत घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद हम आते हैं अर्थशास्त्र पर। अर्थशास्त्र जो है वो आप भी जानते हैं कि विश्व की तो धुरी ही अर्थ पर चल रही है। यदि अर्थशास्त्र में उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय नहीं होते तो आज जो कुछ संपन्न राष्ट्र हैं यानी विकसित, कुछ संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं वो विकासशील, और जिनका बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, आज भी वो आदिम प्रकृति में ही रह रहे हैं, वो अविकसित क्षेत्र नहीं कहलाते यदि अर्थशास्त्र की भूमिका मानव भूगोल के जीवन में नहीं होती। तो मानव भूगोल में अर्थशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। मानव वहीं रहना पसंद करेगा, वहीं वो अपना संगठन बनाएगा, उसी स्थान पर वो आराम से रह सकता है जहाँ पर उसको आर्थिक सुदृढ़ता मिलती है। और आर्थिक सुदृढ़ता के लिए ही हम प्रवासन भी करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं नौकरी के लिए, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए, गांव से शहर की ओर आते हैं, शहर से और बड़े शहर की ओर जाते हैं। तो अर्थशास्त्र में
जितने भी हमें संसाधन मिले उनसे हमने जो उत्पादन किया, फिर उत्पादन के बाद उन वस्तुओं का उपभोग किया, वितरण किस एरिया में कितने संसाधन हैं, कृषि कार्य किस लेवल पे हो रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में वितरण का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। और इसी आधार पर जनसंख्या का विकास भी है। जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, जहाँ पर व्यक्ति को रोज़गार ज़्यादा प्राप्त है, जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है। जहाँ व्यक्ति के लिए रोज़गार आसानी से प्राप्त नहीं है, वहाँ जनसंख्या कम है। फिर आपका भूगोल में संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप जो पढ़े जाते हैं वो आपके आर्थिक भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। और इसमें आपका शुरुआत से देखिए तो पहले आखेट, फिर वस्तु विनिमय, फिर आपका लकड़ी काटना जो कि प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते थे, फिर आपका कृषि, फिर कृषि का व्यवसायीकरण, उसके बाद पशुपालन, फिर उद्योग, वाणिज्य, व्यापार इत्यादि का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया। और अर्थशास्त्र और भूगोल के बीच में ये जो सुदृढ़ संबंध है, इसी के आधार पर आप अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग आर्थिक विकास देखते हैं। जो महानगर हैं वहाँ आप देखेंगे यातायात के संपन्न साधनों को देखेंगे, औद्योगिक संस्थाओं को देखेंगे, बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिलेंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम शुरुआत करते हैं ढाणी या पूर्वा से, तो ये जो ढाणी पूर्वा छोटी जगह होती हैं वहाँ सुविधाओं का अभाव होता है। वहाँ का व्यक्ति कृषि कार्यों पर निर्भर होता है और कृषि से जो उत्पादन प्राप्त करता है वो शहर की तरफ लेके जाता है। तो हमारा एक जो सिद्धांत है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, केंद्रीय सिद्धांत जो है, वो भी इसी पर निर्भर है कि पहले गांव में जो उत्पादन होगा फिर वो उसके सराउंडिंग शहर के चारों तरफ जो एरियाज़ हैं वहाँ कृषि उत्पादन होंगे, फिर वो शहर की मंडियों में आएंगे। शहर में भी छोटा शहर, फिर छोटा शहर अपने यहाँ जो अधिक उत्पादन होगा उसको बड़े शहर की मंडियों में भेज देगा। और इस तरह से ये स्थानीय से क्षेत्रीय और क्षेत्रीय से राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो अब मैं आपको ये कहती हूँ कि मानवीय भूगोल का जो संबंध है वो दोनों ही तरह की प्राकृतिक और मानवीय सामाजिक क्रियाओं पर निर्भर है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि मानव भूगोल जो है वो प्राकृतिक और मानवीय विज्ञानों का एक संयुक्त विज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम न केवल मानव का भौगोलिक आधार पर अध्ययन करते हैं, न केवल मानव का वनस्पति के आधार पर अध्ययन करते हैं, बल्कि हम उसको समाज और देश और राजनीतिक और इकोनॉमिक, आर्थिक, इन सभी तथ्यों के साथ उसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव भूगोल एक संयुक्त विज्ञान है जिसमें प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही विज्ञानों को सम्मिलित करते हुए अध्ययन किया जाता है। अब इससे आगे मुझे लगता है अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसका नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए। और बुक्स का मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, बहुत सारी किताबें हैं मानव भूगोल की। चतुर्भुज मामोरिया एक राइटर हैं, माजिद हुसैन साहब की किताब है, उसके अलावा SD कौशिक हैं, डॉक्टर स्नेह साहिवाल हैं, डॉक्टर राम कुमार गुर्जर हैं। कई किताबें बाज़ार में हैं, आप उनको पढ़िए। जो आपको समझ में आए वो पुस्तक आप ख़रीद के लेकर आइए। कुछ मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ और कुछ मैटर जो आपको और ज़्यादा देखना हो तो वो आप किताबों के थ्रू देखें, आप पढ़ें। और कोई समस्या हो तो मैं हमेशा आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आपको जब इच्छा हो तब आप मुझे कॉल करके, चूँकि मैं आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ी हुई हूँ सब बच्चों से, तो आप लोग मुझे कॉल करके बात कर सकते हैं। कोई भी बात हो तो आप मुझे बताएं, कहीं कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।